हेलो मित्रों, मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है और आज मैं कक्षा 9 कावेरी की पहला चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड आपको समझाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है उपन्यास और बहुत ही बढ़िया कहानी है, इसमें आपको आनंद आ जाएगा। और मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया, ये इस बात पे निर्भर करता है। और इसका जो है थीम क्या है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखना, डिटर्मिनेशन और शिक्षा का सशस्त्रीकरण यानी कि एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, यही चीज़ बताता है। चलिए अब कहानी में आते हैं हम मित्रों। बहुत ही आसान कहानी है, बहुत ही सुंदर है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी ग्रैंड मदर को किस तरह से सिखाती है पढ़ना, बस उसी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो रहती है वो पढ़ लिख नहीं सकती और इसीलिए वो अपनी पोती को बोलती है कि मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और उसकी पोती किस तरह से उसको पढ़ाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही इसको पढ़ने में आनंद आएगा। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति लिखती है कि जब मैं लगभग 12 साल की थी और उसके ग्रैंड पेरेंट के साथ नॉर्थ कर्नाटका के विलेज में रहा करती थी, और उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जो न्यूज़पेपर था वो भी दोपहर में मिला करता था। जो बस जो थी वो हमेशा दोपहर में आया करती थी और वीकली मैगजीन एक दिन बाद आया करती थी, यानी हर चीज़ देर हो जाया करती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज के जैसे अच्छा नहीं था। ठीक है, हम सभी उस बस का उत्सुकतापूर्वक इंतजार किया करते थे, जो कि पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड पोस्ट को लेकर देर से आया करती थी। ये सुधा मूर्ति कह रही है। उस समय त्रिवेणी, ये नाम ध्यान रखेंगे, त्रिवेणी कन्नड़ भाषा की एक बहुत प्रसिद्ध राइटर थी। कौन थी प्रसिद्ध राइटर? ये थी त्रिवेणी, कन्नड़ भाषा की थी। वह एक वंडरफुल राइटर थी और उसका स्टाइल लिखने की बहुत ही बढ़िया और आनंदमय थी। बहुत ही जिसको जो पढ़ लेता था उसका मंत्रमुग्ध हो जाता था। उसकी कहानियाँ सामान्यतः कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करती थी, जो कि एक ऑर्डिनरी पीपल के जीवन में होती है। ठीक है, वह बहुत रोचक होती थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। पेज नंबर 3 से बता रहा हूँ अब आपको कि दुर्भाग्य की बात है कि कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत जल्दी भगवान को, ये जो त्रिवेणी राइटर थी वो बहुत जल्दी भगवान को प्यारी हो गई, यानी इस दुनिया से चली गई। और अभी भी 40 साल बाद जब सुधा मूर्ति उनकी मृत्यु के बाद, सुधा मूर्ति की मृत्यु नहीं है यहाँ पे, मृत्यु जो है उस त्रिवेणी राइटर के 40 साल की मृत्यु के बाद भी उसकी कहानी, उसके नावल को अभी भी पढ़ा जाता है, जो कि बहुत सुंदर और बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसके उपन्यासों में से एक उपन्यास जो थी काशा यात्रे, जो कि कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्रिका में सीरियल के रूप में प्रकाशित की जाती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो कन्नड़ में थी। ये कहानी मुख्यतः एक बूढ़ी महिला की है जिसकी तीव्र इच्छा काशी या आधुनिक नेम वाराणसी जाने की थी। उसका पूर्व नाम काशी था और अब वाराणसी हो गया है। बहुत सारे हिंदूज का मानना है कि काशी जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा के दर्शन करना असीम पुण्य देता है। मतलब वहाँ जाना बहुत जरूरी है और वहाँ जाने से वो उनको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यही बात पर ओल्ड लेडी विश्वास करती थी और काशी वाराणसी जाने के लिए जो संघर्ष ये ओल्ड लेडी कर रही थी, इसको इस कहानी में बताया गया है। तो इस कहानी में जो कहानी छपती थी, उस कहानी में एक ओल्ड लेडी की कहानी थी, जो कि त्रिवेणी ने लिखी थी, और वह जो लेडी थी वो काशी जाना चाहती थी। इस कहानी में एक ऑर्फन यानी कि अनाथ लड़की थी जो प्रेम में पड़ जाती है और उसके पास शादी करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, और पैसे नहीं रहते हैं तो वो बूढ़ी महिला जो कि काशी जाना चाहती थी, अपनी पूरी बचत, पूरी सेविंग को उस लड़की को दे देती है और काशी जाना रद्द कर देती है। ठीक है, ओल्ड लेडी जिसकी कहानी छपी है, कहा कि इस अनाथ लड़की की खुशियाँ लॉर्ड विश्वेश्वरा की काशी में पूजा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ग्रैंड मदर किष्टक्का, मेरी ग्रैंड मदर मतलब सुधा मूर्ति की जो ग्रैंड मदर थी उसका नाम था किष्टक्का, कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वह रीड नहीं कर पाती थी। ठीक है, और वह मैगजीन वेंसडे को आती थी और उसका अगला एपिसोड सुधा पढ़ती थी। किसके लिए पढ़ती थी? दादी के लिए, जिसका नाम क्या था? किष्टक्का था। जिस समय मैं कहानी पढ़ती थी उस समय दादी उसका घरेलू काम करना भी भूल जाती थी और उसको मंत्रमुग्ध होकर के उस कहानी को सुनती थी, है ना। उसके बाद वो पूरा एपिसोड, जब कहानी मतलब एपिसोड यानी कहानी का जो एपिसोड होता था, उसको किष्टक्का पूरा याद कर लेती थी उसकी दादी, और शाम को वो उसको टेम्पल में जब जाती थी
और ये सुधा भी अपने मित्रों के साथ वहाँ जाती थी। तो वह वहाँ पर टेम्पल में जा करके अपने फ्रेंड्स को यानी किष्टक्का, उसकी दादी अपने दोस्तों को इसको सुनाती थी और उस पर डिस्कशन करती थी। कहानी सुनने के बाद उस कहानी में क्या हुआ आगे, काशी यात्रा में वह अपने दोस्तों के साथ टेम्पल में मिलती थी और सुनाती थी। मैंने आपको बताया जहाँ बच्चे यानी सुधा मूर्ति और उसके मित्रगण आंगन में इकट्ठा होते थे और हाइड एंड सीक, लुका छुपी का खेल खेलते थे। अब पेज नंबर 5 में आ जाएंगे आप लोग को, पेज नंबर 5 के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दादी जी जो लेटेस्ट एपिसोड कहानी का जो होता था उसी कहानी दोस्तों के साथ डिस्कस करती थी और मुझे यानी सुधा को कभी समझ नहीं आया कि क्यों इतना सारा डिबेट इस कहानी पे होता था। अब बच्ची छोटी थी, उसको कहाँ समझ आए, ठीक है। एक बार की बात है, सुधा अपने कजिन के साथ पड़ोसी गांव में वेडिंग अटेंड करने के लिए गई, ठीक है। उन दिनों वेडिंग एक महान इवेंट मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं मानी जाती, आज भी मानी जाती है, क्योंकि सभी बच्चे वेडिंग में बहुत इंजॉय करते थे और जी भर के खाते थे और खेलते थे। हम बहुत इंजॉय करते थे क्योंकि सभी बड़े शादी में व्यस्त रहा करते थे और हमें पूरी फ्रीडम होती थी, यानी बच्चों को पूरी फ्रीडम होती थी। मैं 2-3 दिन के लिए गई थी, परंतु मुझे वहाँ से आने में 1 हफ्ता लग गया, सुधा ने ऐसा बताया। जब मैं गांव में वापस आई, जब सुधा गांव में वापस आती है तो उसकी दादी की आंखों में आंसू होते हैं, है ना। वो सुधा ने कभी अपनी दादी को ऐसा नहीं देखा था कि उसकी आंखों में उसकी दादी की आंखों में कभी आंसू आया हो, कभी आंसू नहीं आया था। बहुत स्ट्रांग लेडी थी और मैं चिंतित थी कि क्या हुआ। सुधा बहुत चिंतित हो गई कि भाई क्या हुआ। उसने पूछा, अव्वा अपनी दादी को प्रेम से कहा करती थी, जिसका नाम होता है अम्मा, ठीक है। और कन्नड़ भाषा में इसका अव्वा का मतलब होता है माँ। उन्होंने सिर हिलाया परंतु उत्तर नहीं दिया। मैं नहीं समझ सकी और सब भूल गई। पर रात में जब खुले टेरेस पे वे लोग सो रहे थे तो डिनर के बाद, पूर्णिमा की रात थी, गर्मियों का दिन था, अव्वा आई और मुझे और मेरे बगल में बैठ गई। उनका स्नेही हाथ मेरे माथे को छुआ। मैंने महसूस किया कि वह कुछ पूछना चाहती थी। मैंने पूछा, अव्वा क्या बात है, कुछ तो बताओ। दादी कृष्णक्का ने कहना प्रारंभ किया, जब मैं जवान थी, जब ये यंग थी, लड़की थी और मैंने माँ को खो दिया, घर में कोई मार्गदर्शन देने वाला मेरे घर में बचा नहीं था, है ना, देखभाल करने वाला कोई था नहीं। मेरे पिता दादाजी सुधा के व्यस्त मैन थे और दोबारा शादी कर ली उन्होंने। उन दिनों लोग लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखा अच्छा नहीं मानते थे। मैं कभी भी स्कूल नहीं गई, ये उसकी दादी कह रही है। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई और बच्चे भी हो गए। मैं भी व्यस्त हो गई। फिर पोता पोती, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर जैसे सुधा जैसे हो गए और मुझे कुकिंग में आने लगा, बहुत ही मज़ा आने लगा, ऐसा दादी बता रही है। और खाना बनाकर तुम सभी को खिलाने में आनंद आने लगा। मुझे अफसोस तो था कि मैं स्कूल नहीं जा पाई, परंतु मैंने हमेशा यही चाहा कि मेरे बच्चे और पोता पोती अच्छे से पढ़े और लिखें। यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 मैं चालू कर रहा हूँ। इसी एपिसोड में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको कुछ समझना ना पड़े, कहीं जाना ना पड़े। अब मैं सुधा पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ। मैं सुधा समझ नहीं सकी कि क्यों एक 62 साल की 62 ईयर्स की दादी माँ एक 12 ईयर्स गर्ल से अपने जीवन की कहानी आधी रात को कह रही है, बता रही थी। परंतु मैं दादी से अत्यधिक प्रेम करती थी और जानती थी कि जरूर उनका ये सब बताने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा भाई, तभी तो वो बता रही है ना, ऐसा थोड़ी होता है। वह गुड लुकिंग लेडी थी जो हमेशा मुस्कुराहट रखती थी, परंतु आज उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी, वरी दिखाई दे रही थी। और मैं उनके तरफ झुकी और उनका दादी का हाथ मैंने थाम लिया। ठीक है, अव्वा रोइए मत, क्या बात है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ किसी भी तरह से, तो आप बताइए। तो कृष्णक्का उसकी दादी बोलती है, हाँ मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। पता है कि जब तुम शादी में गई थी हर बार की तरह कर्मवीर आई, कर्मवीर वो पत्रिका आई। मैंने पत्रिका मैगजीन को खोली और काशी यात्रा की कहानी को मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे पिक्चर थे, उसको मैं समझ नहीं पाई क्या लिखा था। मैंने कई बार उसको हाथों से चित्रों को फेरा और सोचा मैं समझ पाऊंगी या पढ़ लूँगी, परंतु यह बहुत ही नामुमकिन था। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही थी, रेस्टलेसली आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू। मैंने सोचा था कि तुम जल्दी आओगी और मुझे पढ़कर सुनाओगी। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि जहाँ तुम हो वहाँ जाकर तुमसे पढ़ने के लिए कहूँ। समझ लीजिए उस दादी की मनोविज्ञान को समझ सकते हैं कि वो कितना ईगर थी उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए। पेज नंबर 8
मैं इस गांव में भी किसी को पढ़ने और सुनाने के लिए बोल सकती थी, परंतु यह कहना शर्मनाक लगा। मैं अपने आप को आश्रित और मजबूर समझा। हमारे पास सब कुछ है, परंतु रुपयों पैसों का मतलब यह नहीं है कि हम आत्मनिर्भर ना हो। आत्मनिर्भर हो मतलब कि हमें अपना पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं जानती थी कि क्या उत्तर दूं। अब वह बोलती रही। मैंने निश्चित कर लिया, मैं कल से कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी और मैं कठिन परिश्रम करूंगी। मैं दशहरा के दिन तक सीख जाऊंगी। ये किस टक्का उसकी दादी ने कहा। डेडलाइन बना लिया और सरस्वती पूजा रखूंगी दशहरा के दिन। उस दिन मैं उपन्यास पढ़ने योग्य हो जाऊंगी और आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, अर्थात मैं पढ़ना सीखना चाहती हूँ, किस टक्का दादी ने कहा। हालांकि मुझे हंसी आ रही थी, परंतु वह पूर्ण आत्मविश्वास से भरी थी, मोटिवेटेड थी। अब वह 62 साल की उम्र में आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो? तुम्हारे बाल पक गए हैं, तुम्हारे हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं, आपकी नज़र कमज़ोर हो गई, चश्मा पहनती हो और पूरे दिन किचन में काम करती हो। बचपना मेरा, मैं उस बूढ़ी महिला की हंसी उड़ाती रही, परंतु वह केवल हंसती रही। सुधा उसका मजाक उड़ाती रही और दादी हंसती रही। किसी अच्छे काम के लिए यदि तुम डिटरमाइंड हो तो तुम किसी भी बाधा को दूर कर सकती हो, ये दादी ने कहा। मैं दूसरों से कड़ी मेहनत करूंगी और ज़रूर सीखूंगी, दादी ने कहा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती बेटा। अगले दिन सुधा छोटी लड़की ने अपनी ट्यूशन प्रारंभ कर दी। अव्वा एक वंडरफुल छात्रा थी। जिस प्रकार से उन्होंने गृह कार्य पूरा किया वह आश्चर्यजनक था। दादी पढ़ती, दोहराती, लिखती और याद करती। मैं उसकी पहली और आखिरी टीचर थी और वह दादी मेरी पहली छात्रा थी। कभी पढ़ाया नहीं था। मैं जानती थी, सुधा, एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हजारों और सैकड़ों बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। दशहरा का फेस्टिवल आ गया। मैंने चुपचाप काशी यात्रा खरीदी, जो उस समय नॉवेल उपन्यास के रूप में पब्लिश की गई थी। मेरी दादी किस टक्का ने मुझे बुलाया और बताया। पेज नंबर 9। उसने मुझे बुलाया, कहाँ पे, पूजा के स्थान पर मुझे कुछ ऊंचे स्टूल पर बैठाया और दादी ने मुझे फ्रॉक गिफ्ट किया। सोचिए, उसे दादी ने क्या दिया? फ्रॉक गिफ्ट किया। उसके बाद दादी ने कुछ अजीबोगरीब किया। दादी झुकी, मेरे पैरों को छुआ। मैं आश्चर्यचकित थी। बड़े बूढ़े कभी भी छोटों का पाँव नहीं छूते। हम बच्चे हमेशा भगवान, बड़ों और शिक्षकों का पाँव छूते हैं। हम इसे आदर की दृष्टिकोण से देखते हैं कि बड़े छोटों का पाँव छुए। ये एक परंपरा है, परंतु आज सब कुछ उल्टा हुआ, जो कि सही नहीं लग रहा था कि सुधा को। दादी ने कहा, मैं एक शिक्षक के पाँव छू रही हूँ, ना कि मेरी ग्रैंड डॉटर की। एक शिक्षिका जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत दिल लगाकर पढ़ाया कि मैं नॉवेल को स्वतंत्र रूप से आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकती हूँ। अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं पढ़ सकती हूँ। मुझे मेरे शिक्षक की आदर करना चाहिए, परंतु कहीं भी धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा है कि शिक्षक गुरु का आदर लिंग या उम्र के अनुसार होता है। यानी छोटा भी आपका गुरु हो सकता है और बड़ा भी गुरु हो सकता है। मैंने दादी का पाँव छुआ और उनका सम्मान किया और मैंने अपने प्रथम छात्र को मेरा गिफ्ट दिया पाँव छू करके। दादी ने गिफ्ट खोला, टाइटल पढ़ा, काशी यात्रा बाय त्रिवेणी, और पब्लिशर का नाम था उसमें त्रिवेणी। मुझे पता था कि मेरी छात्रा अच्छे नंबर से पास हो गई थी। और यही कहानी है मित्रों और बच्चों, इस क्लास 9 की कावेरी का चैप्टर 1 की, जिसे मुझे लगता है आप एक बार भी सुन लेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद। आपका शिक्षक सिद्धार्थ अग्रवाल।